हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमैटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। आप लोग का सभी का स्वागत है पॉलिटी के एक और लेक्चर में। फ्रेंड्स, हम लोग ने कुछ चीज़ें बात की थी, आइडियल्स के ऊपर हम लोग ने बात की थी। लास्ट टाइम जो हम लोग ने बात की थी वो हम लोग ने, आप देख सकते हो कि कुछ चीज़ें जो थी, आइडियल्स जो थे वो हम लोग ने फिनिश किया था, राइट। तो कुछ आइडियल्स खत्म किए थे और आज हम लोग को वो सारे आइडियल्स देखने हैं। सोशलिज्म को हम लोग ने खत्म किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सारी चीज़ें जो थी ये हम लोग ने कंप्लीट कर ली हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो पर्टिकुलरली बेस्ड होने वाला है आपका डेमोक्रेसी पे। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बहुत सुनाया होगा आपने नाम, कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो इन्हीं सब के ऊपर आज हम लोग को डिस्कशन करना है। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब देखिए, नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको तो इसका बेनिफिट आप ही ले पाओगे, बिकॉज आई एम टेकिंग अ सीरीज। मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें हम लोग यूपीएससी 2026 के लिए फुल फ्लेज प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की। हम लोग ऐसे टॉपिक की बात करते हैं तो हमें बात करनी है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का अगर मैं बेसिक मीनिंग बताऊं आपको तो इट इज समथिंग व्हाट, मैं आपको इस एग्जांपल से बताना चाहूंगा। देखिए, एग्जाम्पल मैं ऐसा देखूंगा, आप ऐसे सोचो। अब आप ऐसे सोचिए कि आप यहाँ से, मतलब आप जहाँ पे भी हो, आप घर जाते हो अपने, और घर जाते हो, घर जाते ही पापा देखते हैं आपको और पापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, राइट। फादर आपके जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पिताजी आपके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वो फिर खुश होके आपको दिखाते हैं एक फ़ोटो कि ये फ़ोटो देख। वो फ़ोटो देखने के बाद आपसे पूछते हैं कि कैसी लगी, और पसंद आई? आपने कहा हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पापा ने कहा तेरी शादी फिक्स कर दी है इससे। फिर कुछ देर बाद आप शांत रहते हो, कुछ तो मन ही मन तो आप खुश ही हो रहे होगे, मन ही मन तो लड्डू फूट रहे होंगे, बट आप कुछ तो कहोगे ना। तो आप उनसे क्या कहोगे? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपने फादर से क्या कहोगे? आप अपने फादर से कहोगे कि पापा, दिस इज दिस इज हाईली अनडेमोक्रेटिक ऑफ यू। डेमोक्रेटिक ऑफ यू। तो आप ये कहोगे दिस इज हाईली अनडेमोक्रेटिक ऑफ यू। अब ये जो अनडेमोक्रेटिक ऑफ यू है ये आपने क्यों कहा? इसका रीजन क्या है? तो रीजन है क्योंकि ये जो डिसीजन आपके फादर साहब ने लिया है, ये जो भी डिसीजन लिया है, ये डिसीजन किसका था? ये डिसीजन है आपके लाइफ का। ये डिसीजन आपके लाइफ का है, राइट। और आपसे ही नहीं पूछा गया, ये आपके लाइफ का डिसीजन है एंड यू हैव नॉट बीन कंसल्टेड, राइट। तो इस वजह से दिस इज व्हाट अनडेमोक्रेटिक। क्यों? बिकॉज बीइंग नॉट बीन कंसल्टेड, नॉट बीन कंसल्टेड, नॉट बीन कंसल्टेड। ये चीजें हम लोग ने देख ली। अब यही सेम चीज जो होती है ना, ये गवर्नेंस में भी होती है। यही सेम चीज गवर्नेंस में भी होती है। गवर्नेंस में किस तरीके से होती है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि वुमेन्स की जो एज है वो 18 से 21 करनी है। वुमेन्स एज टू बी 21 फ्रॉम 18, मतलब इसको क्या करनी है? फ्रॉम वुमेन्स एज टू बी 21 फ्रॉम 18। ये मैरिजेबल एज की मैं बात कर रहा हूँ। मैरिजेबल एज अगर है तो उसको हमें भैया 18 से बढ़ा के 21 कर देनी चाहिए। तो अब इसमें क्या, आप ये बताइए मुझे, ये जो आप डिसीजन ले रहे हो, ये आप, क्या इसमें एक वुमेन का कंसल्टेशन जरूरी नहीं है? भाई, वुमेन्स का कंसल्टेशन भी तो जरूरी है, राइट। वुमेन्स को भी तो कंसल्ट करना चाहिए आपको, क्योंकि आप डिसीजन किसके ऊपर ले रहे हो? क्या आप डिसीजन किसके ऊपर ले रहे हो? आप वुमेन्स के ऊपर डिसीजन ले रहे हो। वुमेन्स के ऊपर डिसीजन ले रहे हो तो किससे कंसल्ट करोगे? मेल से? नहीं ना, वुमेन से ही करोगे कि भाई उनको बढ़वानी है भी या नहीं एज। अब जो नए नए जो कमिटीज फॉर्म हुई हैं उन पे आप जाइए, उन पे क्वेश्चन करिए। बहुत सारे एनजीओज हैं, वहां पे आप ध्यान दीजिए, वहां पे आप पूछिए। तो वहां पे अगर आप, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे समझेंगे पूरी चीजें। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वुमेन्स को जो लोग भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि क्या ऐसा होना चाहिए। तो वुमेन्स, अगर ऐसा हो रहा है कि वुमेन से पूछा जा रहा है और फिर कुछ भी ऐसे लॉज बनाए जा रहे हैं, तब तक तो मामला ठीक है, तब यू आर डेमोक्रेटिक। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है,
आपने वुमेन्स की एज 18 से 21 कर दी एंड वुमेन्स खुद नहीं चाह रही थी कि ऐसा हो, तो फिर इट इज हाईली अनडेमोक्रेटिक ऑफ यू, सिंपल एज दैट। अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं तो सर आप ऐसे देखिए कि अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूं, डेमोक्रेसी, अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूं तो इसमें जो डेमो है ना, डेमो, इट इज पीपल, इट इज पीपल, और ये जो क्रेसी है दिस इज सिस्टम, ये सिस्टम है, और डेमो मतलब क्या होता है, पीपल। तो कहने का मतलब ये होता है, कहने का इसमें मतलब सिर्फ ये होता है कि पीपल आर रूलर, पीपल आर रूलर और रूल बाय पीपल। और इसी को अगर मैं हिंदी में कहूं, इसी को अगर मैं हिंदी में कहूं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनता राज, इसी को हम लोग जनता राज बोलते हैं। तो अब आपको आई होप यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, डेमोक्रेसी का एक बेसिक मीनिंग जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट, कि मतलब इट इज अ वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ पीपल, जहाँ पे क्या कर रहे हैं, पीपल जो हैं वो रूल कर रहे हैं, उनके कहने के अकॉर्डिंग चल रहा है सारी चीजें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक बोलेंगे, डेमोक्रेसी बोलेंगे। रूल ऑफ पीपल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी बोलेंगे। इट इज जनता का राज, राइट, इसको हम लोग जनता राज बोलते हैं। तो आई होप ये चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अब फार्म लॉ था, ये देखिए आप एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अभी रिसेंट का ही है ये, तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। फार्म लॉ था, फार्म लॉ, यार जो भी जिसका भी ये क्वेश्चन है कि वाई आई एम नॉट गिविंग फेस वाला वीडियो, सो देर इज बिन अ टेक्निकल इशू एट माई होम, तो कुछ ज़रा सा इशू आ गया एक्चुअली, इलेक्ट्रिसिटी पावर कट है यहाँ पे काफ़ी टाइम से बिकॉज ऑफ दिस मानसून एंटर्ड दिस एरिया, तो इस वजह से काफ़ी टाइम से पावर कट है, सो इस वजह से आई एम नॉट गिविंग यू अ फेस वाला वीडियो, सो प्लीज़ मैनेज फॉर टुडे, कल से आई विल बी गिविंग यू दैट पर्टिकुलर वीडियो, राइट। सो अगर मैं बात करूं अपने फार्म लॉ की, अब फार्म लॉ में यही तो प्रॉब्लम थे, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऐसी कोई नहीं थी फार्म लॉ में, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है लॉ में, प्रॉब्लम जो है वो लॉ में नहीं है, लॉ में नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ उसमें है, वे में, प्रॉब्लम इज ओनली इन द वे, द वे इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, द वे इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस, जिस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ना, प्रॉब्लम उसमें है, प्रॉब्लम फार्म लॉ में नहीं है। ये एक बहुत मेजर चीज है भाई, आपने आपने जो भी चीजें उसमें रखी, आपने फार्मर्स को इंक्लूड ही नहीं किया, आपने सिर्फ अपने हिसाब से कर दिया, यही चीज जनता को नहीं पसंद थी, राइट। फार्म लॉ जो है उसमें यही प्रॉब्लम आई थी, प्रॉब्लम लॉ में नहीं थी, प्रॉब्लम वाज इन द वे जिस जैसे वो इम्प्लीमेंट हो रहा था या इंट्रोड्यूस हो रहा था। मतलब कहने का है कि कब कहाँ कैसे करना है, जब जनता डिसाइड कर दी, जनता डिसाइड करेगी, जब जनता, कब कहाँ कैसे करना है जब जनता डिसाइड करती है तो क्या हो जाता है, डेमोक्रेसी। जब जहाँ कैसे करना है जब ये जनता डिसाइड करेगी तो कौन हो जाएगा, और जब कब कहाँ कैसे करना है जब किम जोंग उन डिसाइड करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या अनडेमोक्रेटिक। होप आपको ये चीज तो अब क्लियर हो गई होगी, राइट। अब ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है बस, इसमें हम देखेंगे ना कि इसमें थोड़ी वेराइटीज और हैं, वेराइटीज भी हैं इसमें। जैसे क्या वेराइटी है सर, इसमें वेराइटी है एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक और है हमारे पास इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये चीज है हमारे पास, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। अब अगर इसकी मैं बात करूं, इसकी मैं बात करूं तो मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे स्विट्जरलैंड था, स्विट्जरलैंड के पास मान लीजिए 20 लाख रुपए आ गए, राइट। स्विट्जरलैंड के पास 20 लाख रुपीज है। अब वो जाएगा पूछेगा जनता से कि सर इसको कहाँ पे लगाया जाए, वेदर वी हैव टू यूज दिस मनी, जो 20 लाख रुपीज हैं वो आपके स्कूल में लगाए जाए, या हम लोग को हॉस्पिटल बिल्ड करना चाहिए, हॉस्पिटल बिल्ड करना चाहिए, या फिर हमको यार कुछ ऐसा करना चाहिए, फ्लड कंट्रोल सिस्टम बनाना चाहिए, फ्लड कंट्रोल सिस्टम बनाना चाहिए,
या हमको कुछ ऐसा कि रोड वगैरह बनाना चाहिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, राइट। ये चीज अगर हम बात करें तो ये स्विट्जरलैंड ने पूछा। अब अगर स्विट्जरलैंड ने डायरेक्टली अपने जनता से पूछा है, ये चीज उन्होंने डायरेक्टली पूछा है, तो दिस विल बी नोन एज क्या, जनता। किसने डिसाइड किया कि भाई ये स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, फ्लड कंट्रोल सिस्टम बने या रोड बने, कौन डिसाइड कर रहा है, जनता। जनता। जब ये जनता अपने आप से ही डिसाइड कर रही है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट। जैसे मैंने आपको आयरलैंड का एग्जांपल दिया था, आयरलैंड में जैसे अब मान लीजिए आयरलैंड का एग्जांपल दिया था, चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरी तरीके से। अब मान लीजिए इनडायरेक्ट है, अब जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, ब्रिटेन इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्वेश्चन इज ब्रिटेन इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सर देखिए क्या हुआ था, जब ब्रेक्सिट था ना, ब्रेक्सिट, BREXIT, ये जो था, जब इस पे हमें बाहर निकलना था ना, बाहर, ब्रिटेन को जब बाहर निकलना था, तो उसने जनता पे एक वोट करवाया था, एक वोटिंग से हुआ था, ये वोट हुआ था। वोट क्या हुआ था कि आपको रहना है कि नहीं, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना था जब ब्रिटेन को, तब की बात है ये। तो उसने वोट करवाया था कि हमें इसमें रहना चाहिए कि नहीं, मोस्ट ऑफ देम वोटेड कि हमें निकल जाना चाहिए। तो ये क्या था सर, ये एग्जाम्पल था किसका, आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही। लेकिन जैसे अब आयरलैंड हो गया आपका, आयरलैंड, अब आयरलैंड में अबॉर्शन जो था वो इलीगल था, लेकिन फिर पूछा गया किससे, जनता से, कि आप बताइए हमें इसको लीगल रखना चाहिए या इलीगल। जनता ने बोला इसको हटा देना चाहिए, हमें इसको लीगल कर देना चाहिए। तो सी अगेन, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो आयरलैंड में अबॉर्शन है वो लीगल हो चुका है। तो ये सब चीज़ें डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। लेकिन एक चीज़ आप बताइए, हम इंडिया की बात कर सकते हैं, क्या हम ये चीज़ इंडिया में कर सकते हैं? इज, मेरा क्वेश्चन ये, इसको ध्यान से सुनिए और इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल, पॉसिबल इन इंडिया? इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल इन इंडिया? क्या हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में ला सकते हैं? क्या इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो पॉसिबल है? इसका आंसर बताइए कि इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है। इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल इन इंडिया? जी सर बोलिए, बताइए बताइए सर। देखिए जो भी आपने आंसर दिया होगा, जल्दी जल्दी से इस पे आंसर दीजिए, जल्दी से इसका डिस्कशन करते हैं हम लोग। डेमोक्रेसी को आज पूरी तरीके से ओवर करना है हमको, आज डेमोक्रेसी ओवर होगा। डेमोक्रेसी पे एटलीस्ट हम लोग इतना तो कंप्लीट कर लें कि आप क्वेश्चंस कुछ कर पाओ, राइट। तो डेमोक्रेसी इज पॉसिबल, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज पॉसिबल इन इंडिया और नॉट? योर आंसर, व्हाट इज योर आंसर, व्हाट आर योर व्यूज ऑन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल इन इंडिया और नॉट? जी बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए सर। अब देखिए जो भी है इंडिया में, आप समझ सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताऊंगा और बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा। शायद आप इसमें, कुछ लोगों को थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है, बट बुरा लगने वाला जैसा कुछ है नहीं इसमें, राइट। देखिए इंडिया की लगभग पॉपुलेशन कितनी है, 140 CR। भाई सेंसस तो हुआ नहीं है, बट मैं यही मान के चल रहा हूँ, राइट। 140 CR के आसपास, करोड़ के आसपास हमारी जनता है, ठीक है। हमारी जनता कितनी है, 140 करोड़ के आसपास। इसमें से लगभग लगभग 95 करोड़ जो है वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, दे कैन वोट। अब आप इसको बड़ा बेसिक से समझिएगा, ये पॉपुलेशन वो है, द पॉपुलेशन दैट कैन वोट। ये पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन दैट कैन वोट, दैट कैन वोट। मैंने फिर भी बड़ा कम लिया है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ आपको, ठीक है। ये वोट कर सकते हैं। अब उनसे आप पूछिए, अगर आप इनसे पूछिए, ये जो वोट कर सकते हैं ना, इनकी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी, आप सिर्फ इनसे पूछिए, आस्क देम, अगर आप इनसे पूछिए कि हमें वेदर यू हैव टू ब्रिंग, वेदर यू हैव टू ब्रिंग FDI मल्टी ब्रांड रिटेल में, मल्टी ब्रांड डिटेल में, तो
बताइए, अगर हम उनसे ये पूछें कि हमें एफडीआई मल्टी ब्रांड डिटेल में लेके आना है, क्या ये सही है या गलत, तो क्या होने वाला है? ये इंडिया की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ और इसको ध्यान में रख के बोलिएगा। अब आपको मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ कि व्हाट इज रियलिटी गोइंग ऑन, इसीलिए हमें अच्छे ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत है, दिस इज द रीजन। अब आप ऐसे समझिए, अगर हम इंडिया में ये चीज़ जो 95 करोड़ की पॉपुलेशन से जो वोट कर सकती है, हम उनसे बात करने जा रहे हैं कि सर हमको एफडीआई मल्टी ब्रांड डिटेल में लेके आना है, बताइए क्या चीज़ होनी चाहिए इसमें, तो क्या होगा? मतलब पहली बात तो, सबसे पहली बात चीज़ आ जाएगी क्या, लॉजिस्टिकली तो ये पॉसिबल भी नहीं है, लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद 1/4 जो जनता होगी, 1/4 जो पॉपुलेशन होगी वो इसको पता ही नहीं होगा या इलिटरेट है वो। अब इलिटरेट का मतलब देखिए, इंडिया में जो है, इंडिया में इलिटरेट का मीनिंग है कि भाई आपको साइन करना हो और पढ़ना वगैरह ना आता हो, राइट। लेकिन आप ऐसे समझिए, एफडीआई मल्टी ब्रांड डिटेल में पता होगा इन लोग को? नहीं पता होगा ना, राइट, नहीं पता होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो ये वीडियो देख रहा है ना, उसमें भी बहुत चांसेस है कि 90% को ना पता हो, उसमें भी ये बहुत मतलब चांसेस है कि ये ना पता हो। सो हमारे पास क्या क्या दिक्कत आ गई, लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, 1/4 जनता इलिटरेट है, और अगर हम देखें इनको यही मीनिंग ही नहीं पता है, इस चीज़ की मीनिंग ही नहीं पता है कि ये है क्या, किस चीज़ के ऊपर मैंने बात की है, किस चीज़ को हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ आप लाना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, राइट। तो जब यही नहीं पता है तो फिर हमारे पास ओनली ऑप्शन क्या बचता है? तो हमारे पास ओनली ऑप्शन सिर्फ यही बचता है कि हमारे पास इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का ऑप्शन बचता है। सो इंडिया हैज ओनली ऑप्शन या ओनली वे, द ओनली वे वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का। होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया, राइट। यस डेफिनेटली कुछ टाइम में ये मे बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल, बट आगे आने वाला टाइम में, फिलहाल टू द टाइम, अगर मैं टू द पॉइंट अभी की बात करूँ तो आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्योंकि अगर हम कुछ भी लॉज ले आए, अब फार्म लॉ पे इतना ज़्यादा इशू हो रहा था, राइट। हम लोग आज की डेट में भी देखते हैं, बहुत सारी जगह हम देखते हैं डिबेट्स होने लगती है, कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप्स होंगे, कुछ इंस्टा के ग्रुप्स होंगे, उनमें डिबेट होने लगती है कि दिस लॉ इज बैड और दैट लॉ इज बैड, राइट। कुछ हम देखते हैं कुछ लोगों की स्टोरीज जो होती हैं वो बड़ी प्रोवोकिंग होती है, बट डू दे हैव नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, इशू गोइंग ऑन, या कोई इशू चल रहा है, राइट। कोई भी इशू चल रहा है तो क्या उसका एक पर्टिकुलर नॉलेज है उनको? ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है इस पर, राइट। तो इस वजह से हमारे पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का, राइट। अब आप ऐसे समझिए, अब मैं जो बना रहा हूँ आप समझिए, R1, R2, R3, R4, ये कौन है सर? ये हैं आपके आपके रिप्रेजेंटेटिव्स। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 15 लाख से, ये 15 लाख जनता, 15 लाख जनता, 15 लाख जनता, 15 लाख जनता, और ये कौन है? ये हैं आपके कौन? रिप्रेजेंटेटिव्स। आपके एरिया के एमएलए एमएलसीज जो भी हैं वो ये हैं, राइट। ये आपके एरिया के हैं, ये 15 लाख रिप्रेजेंटेटिव वन जो है वो 15 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग ने देखा। अब हर काम के लिए, फॉर एवरी वर्क वी हैव whom वी हैव दिस रिप्रेजेंटेटिव, हर काम के लिए, हर काम के लिए, फॉर एवरी वर्क वी हैव रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, इसके पे ये मैं बताता हूं आपको, हमारे पास तो नहीं, एक यूनिट है जिसका नाम है EIU, EIU, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी, इसका नाम इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, राइट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये है इसका क्या, इसका फुल फॉर्म। इसने पता है क्या बोला है? इसने बोला है कि जो इंडिया है ना, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो क्या हो रही है, वो बार नीचे जा रही है या डिक्लाइनिंग वे में दिख रही है, राइट। डिक्लाइनिंग वे में दिख रही है। बट हमने देखो, अब इसने जो भी कहा हो, लेकिन हमने यही बोला है कि भाई आप पैरामीटर्स दीजिए, किस चीज़ पे आपने वो किया है, इस चीज़ को जज किया है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो नीचे जा रही है, वो आपने किस वीक हो रही है, कहने का मतलब है डेमोक्रेसी इज वीकनिंग इन इंडिया, वीक हो रही है।
तो हम लोग ने ये पूछा है, नीति आयोग जो है उसने पूछा भी है कि भाई किस पैरामीटर पे आप बोल रहे हो, किस बिना पे बोल रहे हो, प्रूफ दीजिए। तो प्रूफ इन लोग ने नहीं दिया है। प्रूफ नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है हम लोग इसको खारिज कर देंगे। बट सोचने वाली ये बात है कि इन्होंने, अगर हम अपनी बात देखें कि किस किस बिना पे किया होगा, तो ये भी थोड़ी सोचने वाली बात है, राइट। ये भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आइए अब इधर आते हैं, ये मैंने आपको EIU का बताया थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हर काम के लिए इन लोग को चुना जाता है, हर काम के लिए यही लोग हैं हमारे लिए, है ना। हमारे जो 15 लाख पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव ये है। कहने का मतलब ये कि अगर अगर ये जो R1 भाई साहब हैं, इन्होंने कोई भी डिसीजन लिया, तो वो इनडायरेक्ट डिसीजन किसका रहा, वो 15 लाख जो जनता है उनकी, उसका डिसीजन रहा। इसका कोई भी डिसीजन, इनडायरेक्ट डिसीजन किसका है, इस 15 लाख की जनता का। ये हो गया, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आप ये बताओ मुझे, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैंने ये बोला कि जो भी डिसीजन आपके एरिया के रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं, वो इनडायरेक्ट डिसीजन है उस एरिया के सभी जनता का। कोई भी डिसीजन हो, ठीक है, कोई भी डिसीजन हो, वो किसका है, वो जनता का है। तो अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे इसी बात पे, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कितने लोग हैं आपके यहाँ, कितने लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो अपने एरिया के MLA से मिले हैं, MLA से मिले हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन हैव मेट MP या MLA ऑफ योर एरिया? हाउ मेनी? और इस चीज को सोचिएगा। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड ब्यूरोक्रेट, प्लीज थिंक अपॉन दिस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर मेट MP या MLA ऑफ योर एरिया? बताइए सर, कितने लोग? और मैं आपको अगर बताऊं तो मुश्किल से, हार्डली, क्योंकि मैं खुद भी नहीं मिला हूं, हार्डली आई गेस 8 to 9% लोग होंगे। 8 to 9% जनता होगी जो अपने एरिया के MP या MLA से मिली होगी। अब आप ऐसे सोचिए, ये 8 to 9% जो जनता है, ये ही सिर्फ मिली, और वो भी गुफ्तगू नहीं की होगी। मिल के बैठ के आराम से चर्चा नहीं हो रही होगी किसी एक टॉपिक पे, सिर्फ मिले होंगे, हाय हेलो ही हुआ होगा, दैट्स इट। समझ गए? क्योंकि इनका आप देखो कि इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद दोनों चीज अलग होती है, दोनों भाषण अलग अलग होते हैं, दोनों टोन अलग अलग होती है, राइट। अब आप सोचो, आप ऐसे सोचिए कि जो 8 से 9% जनता है जो पढ़ रही है, लिटरली अभी आप यहाँ पे आ रहे हो, पढ़ रहे हो, आप एजुकेटेड हो ना। अगर आप ये सोचो कि 8 से 9% जनता जो कि क्या है, एजुकेटेड, ये जो एजुकेटेड है, ये जनता एजुकेटेड है, ये मिली है अपने MP या MLA से मिल चुकी है, राइट। और मिल के भी क्या हुआ है, हाय हेलो ही हुआ होगा। मैं ये होप कर रहा हूँ, मतलब होप इन द सेंस, मुझे लग रहा है कि ऐसा ही हुआ होगा, मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है। कहने का मतलब है कि 91 to 92% जो जनता है वो नहीं मिली होगी। इसका मतलब है वो जनता अभी कभी मिली ही नहीं है। किससे? दे हैव नेवर इंटरेक्टेड, टू whom? MLA या MP ऑफ देयर पर्टिकुलर एरिया, या देयर रिप्रेजेंटेटिव मैं कह दूं, रिप्रेजेंटेटिव, राइट। अब ये सोचिए आप कि इन्होंने कभी मिला ही नहीं है, इनसे मिले ही नहीं हो आप लोग। अगर इनसे मिले ही नहीं हो, और ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपका डिसीजन ले रहे हैं, आपके नाम पे ही तो डिसीजन ले रहे हैं, ये आपके नाम पे ही तो डिसीजन ले रहे हैं। ये जो मैंने क्या बताया था आपको, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये आपके, आप ही तो इनको चुन के ला रहे हो, तो इनडायरेक्टली ये डिसीजन जो ले रहे हैं ये आप ही के नाम पे तो ले रहे हैं, राइट। तो ये भी आप देखिए, सोचने वाली बात है कि 90 से 95% जो जनता है, उनके जो डिसीजंस हैं, उनके डिसीजंस ही वो MLA ले रहा है या रिप्रेजेंटेटिव ले रहा है, उनसे बिना पूछे या उनसे बिना कंसल्ट किए। तो कहीं ये कहीं ना कहीं अनडेमोक्रेटिक नहीं है ये चीज। मतलब टेक्निकली तो दे शुड हैव कम टू यू, उनको आना चाहिए था आपके पास, दे शुड हैव कम टू यू, एंड एक प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए था, है ना। ये प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए था, जो कि क्या है, मिसिंग है। जो प्रॉपर डिस्कशन है वो क्या है, वो मिसिंग है ना। अब ये जो मिसिंग है, इफ दिस डिसीजन इज मिसिंग, इफ दिस डिस्कशन इज मिसिंग, हाउ कैन दे हेयर व्हाट यू वांट? इफ अगर यही मिसिंग है तो हाउ कैन दे हेयर व्हाट यू वांट? आपको क्या चाहिए उनको कैसे पता लगेगा? भाई ये डिस्कशन तो हुआ नहीं, तो आपको क्या चाहिए कि भाई आपके घर के सामने की रोड टूटी हुई है, वो कभी आया नहीं,
आप कभी उनसे मिले नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ की जो सड़क है वो टूटी हुई है? वो कैसे बनाएगा? मतलब आपको ये चाहिए कि वो रोड बन जाए, वो नहीं बन पाएगी ना, वो नहीं पता लगेगा। तो अगर उसको ये भी नहीं सुनाई देगा कि आपको क्या चाहिए, तो फिर वो क्या इशू रेज करेगा? वो क्या ही इशू रेज करेगा? और जब भी ऐसा कोई डिसीजन वो लेते हैं जो आपका नहीं है, when they take decision which is not your, when representative take decision which is not yours, तो क्या है इसमें? क्या होता है सर? डेमोक्रेसी लॉस्ट, डेमोक्रेसी लॉस्ट। आप ऐसे सोच के देखिए कि वो कभी आपसे मिले नहीं, वो आप कभी उनसे नहीं मिले, और इसके बाद होता क्या है, इतने के बाद वो कोई भी एक बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, और उसमें आपकी सहमति हो या ना हो, फिर वो ले भी लेते हैं डिसीजन। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता नहीं है कि जो डेमोक्रेसी है वो लॉस्ट हो गई। अब आप ऐसे बताइए कि जो जन विश्वास बिल है, कितने लोगों को पता है इसके बारे में? कितने लोगों ने इसका नाम सुना है, जन विश्वास बिल? जन विश्वास बिल, ये जो बिल है, इसके बारे में कितने लोगों को पता है, या कितने लोगों को आज पता है? ये पहले, बहुत पहले पास हो चुका है, लेकिन इसके बारे में कितने लोगों को पता था, या किसने इसका नाम सुना था? इसका नाम किसने किसने सुना था? जी बोलिए, इसका नाम जो था वो किसने किसने सुना था? किसने किसने इस पर्टिकुलर बिल के बारे में सुना था? सर ये बिल जो था, आधी जनता ने इसके बारे में सुना नहीं है, आधी जनता को इसका बारे में पता नहीं है, और ये जो बिल है ये पास हो गया है। इट वॉज पास इन 2023, 2023 में ये पास हो चुका है। अब आप ऐसे सोचिए ना कि ये जो बिल है, ये जो बिल है, इसको किसने पास किया? रिप्रेजेंटेटिव्स ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने। क्या आपको पता था इसके बारे में? बहुत सी चीज ऐसी होती हैं, बहुत सी चीज ऐसी होती हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता, और वो चीज हो गई है। जैसे इसी बिल के बारे में देख लीजिए, मैं बेट कर रहा हूँ कि भाई मैक्सिमम जनता को इसके बारे में नहीं पता है, जन विश्वास बिल के बारे में, लेकिन उनके नाम पे ये बिल पास करा दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन्हीं का डिसीजन है, जनता का ही डिसीजन है। जनता ने रिप्रेजेंटेटिव चुना, और रिप्रेजेंटेटिव ने ये बिल चुना। समझ गए? तो अब ये जो है, इसका क्या आपको लगता है नहीं है कि इसका जो वाइड एक कंसल्टेशन होना चाहिए था, एक वाइड कंसल्टेशन, इसका एक वाइड कंसल्टेशन नहीं होना चाहिए था जब ये बिल पास हुआ उससे पहले, कि भाई आपको चाहिए भी कि नहीं चाहिए, है कि नहीं? होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हमने देख रहे हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है। भाई जो रिप्रेजेंटेटिव है, चलो खुद नहीं आ सकते, लेकिन एक सर्वे करा ले अपने एरिया में, या एक सर्वे नहीं हो सकता तो भाई कुछ ऐसा करा ले, जैसे मान लीजिए कि वहां पे पर्टिकुलर जाके अपने कुछ जो लोग होते हैं उनको आप करवाइए। भाई रैलियां भी तो आप करते ही हो ना, उसमें भी तो इतने लोग आते ही हैं, उस तरीके से आप पता करवाइए। मतलब देयर इज ऑलवेज अ वे। अगर आपको एक पर्टिकुलर वो करवाना है तो आप करवा सकते हो, और उससे हमें पता लग सकता है सारी चीजें, राइट? उससे हमें सारी चीजें पता लग सकती हैं कि भाई क्या जनता चाह क्या रही है। तो ये चीज हो गई। दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई कि कंसल्टेशन जो है इस तरीके से होनी चाहिए थी, मतलब देयर शुड बी वाइड कंसल्टेशन बिफोर बिल इज पास्ड एंड दे शुड बी कमिंग टू यू। उनको आपके पास आना चाहिए, उनको आपके पास आना चाहिए कि भाई बताइए सर आपको क्या चाहिए, राइट? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव वो हैं। दूसरी बात, एमएलए बात सुनते भी हैं। कहने का मतलब है एमएलए जो है वो बात सुनते भी हैं, एमएलए जो है वो बात सुनते भी हैं। आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिए आप कि कहीं अगर मान लीजिए दंगे चल रहे हैं, कहीं कहीं भी अगर दंगे चल रहे हैं, तो मतलब आई एम टेलिंग यू दिस, मोस्ट ऑफ देम विल नेवर वांट कि वो दंगे शांत हो। क्यों? क्योंकि उनको वो सुनना ही नहीं है। रीजन बीइंग इज बिकॉज मोस्ट ऑफ देम के ऊपर क्या चल रहे हैं, दूसरी बात यह है कि मोस्ट ऑफ देम के ऊपर क्या चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस। अब इनके ऊपर क्रिमिनल केस ही चल रहे हैं, तो अब जो खुद ही क्रिमिनल है, खुद ही जो जिसके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, उसके तो भाई क्या ही हम बात कर सकते हैं, वो क्यों सुनेगा, राइट? अब मैं अगर डेटा की बात करूं तो 48% के आसपास के जो वो है हमारे, 48% के आसपास जो लोकसभा एमपीज हैं उनके ऊपर करेंटली, अभी करेंटली की बात कर रहा हूँ, करेंटली इन द सेंस 23 की शायद मैं बात कर रहा हूँ, 23 की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे 48% के आसपास इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, जो लोकसभा के एमपीज हैं, एलएस एमपीज, लोकसभा के जो एमपी है, इनके ऊपर क्या चल रहा है, क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस।
तो ये लोग सुनते भी नहीं है बात। अगर आप जाओगे, आप इनके पास जाओगे बिना बोलने कुछ, तो ये आपकी बात सुनेंगे नहीं। भाई गरीब की बात कहाँ सुनी जाती है? आपने कभी भी नोटिस किया होगा ये चीज़? तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, राइट? क्योंकि ये सुन नहीं रहे हैं। अब देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? अब आप ये बताओ, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? वॉट आर वी स्टडिंग? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम लोग डेमोक्रेसी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी। प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी, हम लोग ये देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी देख रहे हैं। ठीक है सर, हमने क्या देखा? पहली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नंबर 1 इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम नंबर 2 है मोस्ट ऑफ देम आर क्रिमिनल्स। और प्रॉब्लम नंबर 3, मान लीजिए प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए, ऐसे देखिए आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, मैं गरीब किसान आदमी हूँ, ठीक है? मैं किसान हूँ, मैं गरीब हूँ, ठीक है? मैं गरीब हूँ, ठीक है? अब मैं दूर बैठा हूँ, ठीक, मैं दूर बैठा हूँ, एक वो एमएलए है, मैं यहाँ बैठा हूँ, एमएलए मेरे से थोड़ा सा दूर पे बैठा हुआ है, राइट? तो उसको मेरी बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? अगर मैं एक किसान हूँ, एमएलए मेरे से थोड़ा दूर है, तो उसको मेरी बात सुननी चाहिए? बिल्कुल सुननी चाहिए, सुननी चाहिए, सुननी ही चाहिए ना, राइट? अब मेरी आवाज़ उस तक पहुँच जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए? अच्छे से पहुँचे, लेकिन पहुँच नहीं रही है अभी, ये ध्यान रखिएगा आप। मेरी आवाज़ आप तक बहुत अच्छी तरीके से पहुँचे। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं जब अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक माइक की मदद से अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ। तो ये जो मीडियम है, ये होना चाहिए ना, तभी तो मैं आपके तक वॉइस क्लियर पहुँच पाएगी, राइट? और यही आवाज़ सही से पहुँचे, उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया है? माइक यूज़ किया है। ये आवाज़ आपके तक सही से पहुँचे, इसकी वजह से मैंने आपके माइक यूज़ किया है। अब यही जो माइक है ना, यही जो माइक है, ये आपके गवर्नेंस में भी होता है। कैसा माइक सर? ये रिप्रेजेंटेटिव 1 2 3 ऐसे, ये 15 लाख जनता, ये 15 लाख जनता, ये 15 लाख जनता, इसके पास ना एक माइक होता है, और वो माइक क्या है? मीडिया। अब देखिए, अब ये समझ लीजिए, मीडिया मैंने बोल दिया है। सर मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम होता है, दे शुड गो टू पीपल, उनकी बात सुने और फिर गवर्नमेंट को बताएं कि सर पीपल को ये चाहिए, जो हमारी जनता है उनको ये चाहिए। टेक्निकली तो यही काम होना चाहिए मीडिया का, कि वो भाई जनता तक जाए, आम जनता तक जाए, उनसे बात करे, उनसे पता करे कि उसको चाहिए क्या, फिर गवर्नमेंट को बताए कि भैया देखिए सर ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे इन लोग को ये चीज़ें चाहिए। मगर अभी आप देख रहे हो, अभी आप मीडिया का हाल देख रहे हो, बिल्कुल देख रहे होगे, राइट? अभी रिसेंट में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई थी, काफ़ी बातें हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, बहुत अच्छा ऑपरेशन भी रहा। उसमें मैं देख रहा था, मैंने एक दिन न्यूज़ लगा दी, राइट? क्योंकि मैं बॉर्डर एरिया में ही था, तो मैंने भी सोचा कि देखता रहता हूँ, अपडेट लेता रहता हूँ। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं बॉर्डर एरिया में था, मुझे लग रहा था कि कब मेरे सर पे आके मिसाइल फट जाएगी। मैंने जब बंद किया है ना वो पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल, उसके बाद मुझे फील हुआ है कि हाँ ठीक है, मैं अभी भी अलाइव हूँ, अभी भी मैं जिंदा खड़ा हूँ यहाँ पे। भाई मीडिया को मैं देख रहा, हर 15 सेकंड में कुछ ऐसी खबर चला दे रहे थे जिससे लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बिल्डिंग को ही टारगेट कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर कंट्री है। ये हाल है आपके मीडिया का, मतलब इससे तो और ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है ना कहीं ना कहीं। बहुत सारी फेक न्यूज़ भी हमें देखने के लिए मिली, कितनी ज़्यादा फेक न्यूज़ स्प्रेड हुई, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा फेक न्यूज़ स्प्रेड हुई। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिली, किसकी बदौलत? अपने प्यारे से मीडिया की बदौलत। चलिए मैं किसी को भी वो नहीं कर रहा हूँ, बट देखिए आप कहीं ना कहीं आप देखो, यही चीज़ें तो चल रही हैं। मीडिया पे आप कितना ज़्यादा भरोसा कर सकते हो आज की डेट में, राइट? कुछ इस मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इफ़ आई टॉक टू यू पर्सनली, मैं मीडिया से ज़्यादा आजकल मीम चैनल्स पे भरोसा करने लगा हूँ। they give us more thing they give us more greater idea, ज्यादा आइडिया देते हैं आपके जो न्यूज करंट अफेयर जो चल रहे हैं उसके, राइट? तो ये सारी चीजें भी हैं। तो जो हमारा मीडिया है उसके ऊपर ये सारी चीजें चल रही है, हर 15 सेकंड में कुछ नया कैप्शन डाल दे रहे हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आई वाज वाचिंग सम दिस पर्टिकुलर न्यूज चैनल, एक मैं न्यूज चैनल देख रहा था परसों तक या कुछ ऐसा था उसका नाम। तो आपको पता है उसमें ऐसा कुछ उसने बोला था
उसमें कुछ एक लाइन डाली थी या उसमें कुछ कैप्शन ऐसा डाला था, या मैं उसको फोन में देख रहा था, जैसे यूट्यूब वगैरह पे मैं उसको देख रहा था, तो उसके जो थंबनेल होता है ना, जो फर्स्ट जो फोटो आती है उस पे लिखा था, अंबानी को भी 10 बार सोचना होगा यह साइकिल खरीदने से पहले। आई मीन यू कैन इवन थिंक कि ये चीज मीडिया चला रही है, इतनी बड़ी मीडिया। तो दिस वॉज द थिंग, ये चीजें हम लोग ने देखी। अब आप देखिए, अगर मैं इस मीडिया की बात करूँ ना कहीं आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि देर इज अ मीडिया जो कि इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है, ये भी हमें देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर आर डेमोक्रेसी। अगर मैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करूँ ना, इसकी मैं बात करूँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम फ्रीडम इंडेक्स, ये इंडेक्स है, ये आपके 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। ये इंडेक्स है जो आपके जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं या मीडिया होती है, इंडिया मीडिया, उसके ऊपर बताती है कि उसका क्या रैंकिंग है। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 151 आउट ऑफ 180, ये रैंकिंग चल रही है इंडियन मीडिया की। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी को किस तरीके से खतरा भी है, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी। अब भाई आप देखिए ना, यही तो चल रहा है, दिक्कतें तो यहीं से आ रही हैं, है ना। तो अब आप ऐसे समझिए, ये हमारा आ गया मीडिया की बात। मीडिया भी हमारी कुछ इस तरीके से कर रही। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है सर कि विच इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो बात हो गई अभी तक अनडेमोक्रेटिक की, और अगर आप चाहो तो मैं आपको नोट भी करवा देता हूँ, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको कुछ चीज़ें हैं बता देता हूँ, या आप उसको नोट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आई विल बी गिव, पहली बार मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, बट इस चीज़ को समझ लीजिए, मैं एक लाइन बोल दे रहा हूँ, मैं कुछ एक लाइन बोल दे रहा हूँ जिसकी वजह जो आप नोट जरूर कर लीजिए। डेमोक्रेसी इज अ सिचुएशन ऑफ रूल बाय पीपल। मतलब डेमोक्रेसी एक वो सिचुएशन है जिसमें रूल ऑफ पीपल होता है। रूल कौन करता है? पीपल रूल करते हैं। वेयर वॉइस ऑफ पीपल इज गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस। वॉइस ऑफ पीपल जो होते हैं उनकी ड्यू इंपॉर्टेंस दी जाती है, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? प्रॉब्लम है इसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कम्युनिकेशन की दिक्कत है ना भाई, आप बात ही नहीं करोगे अपने एमएलए वगैरह से तो उसको कैसे पता लगेगा? कम्युनिकेशन नहीं है। फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में आप देख लो कितने ज़्यादा क्रिमिनल्स भरे हुए, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, एक बिग थ्रेट है ये भी। 48% जो लोकसभा के एमपीज हैं उनके ऊपर ये चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है ना। और 1/3 लोग तो ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस नेचर का चल रहा है, जैसे एबडक्शन हो गया या रेप हो गए, और उसके बाद आपका मर्डर हो गए, इन सब टाइप के केस चल रहे हैं इन लोग के ऊपर, 1/3 के ऊपर। उसके बाद मैं बात करूँ, मीडिया जो है वो बायस्ड है, पेड है, बिल्कुल है ना, बायस्ड है या पेड है, ये सब आप देखने के लिए मिल सकता है। अब आइए मैं एक बात करता हूँ आपको, अब मैं आप लोग से बात करता हूँ सर कि विच इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, टेम्पल कौन सा है डेमोक्रेसी का? किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? पार्लियामेंट को सर, पार्लियामेंट को माना जाता है। पार्लियामेंट में बात सुनी जाएगी तो समझो डेमोक्रेसी स्ट्रांग है। बट अगर पार्लियामेंट में फालतू के जोक्स होंगे तो फिर क्या होगा? अब ये फालतू के जोक्स हो रहे हैं, फालतू के लड़ाई झगड़े होंगे, तो भाई हमें, जैसे भाई देखिए यही तो चलता है ना, फालतू के जोक्स मार दिए जाते हैं, फालतू के लड़ाई झगड़े होते हैं कि हम इनको श्राप देते हैं, इनके घर में रेड पड़ी, हमारे घर में रेड पड़ी, है ना, ये चीजें हो जाती हैं, राइट। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू से इज नॉट हेल्दी। ये जो चीजें होती है ना पार्लियामेंट में, ये हेल्दी नहीं कहलाती है, दिस इज नॉट हेल्दी। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स हेल्दी वेल रेड डिस्कशन या डिबेट। डेमोक्रेसी requires well read डिबेट। इसमें एक वेल रेड डिबेट होनी चाहिए, एक अच्छी तरीके से, मतलब आई शुड आस्क क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। हमें डेटा के बेस पे ही क्वेश्चन पूछने चाहिए और आंसर भी डेटा के बेस पे ही देना चाहिए। जैसे मेरे पास ये देखिए, आप ऐसे समझिए कि मेरे पास जो एग्जांपल था अभी ये वाला वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो था, इसके ऊपर मैं पूछूंगा तो मैं ये पूछूंगा कि भाई देखिए इंडिया का जो पोजीशन है वो 151 पे है, और क्यों है वो कुछ रीजन बताएंगे। देखिए हमारा ऐसा ऐसा रहा कि हम इस वजह से नहीं, मीडिया जो थी वो नहीं सही से कर पाई, है ना। तो हम उस पर भी क्वेश्चन करेंगे कि क्यों नहीं कर पाई, भाई आपके पास ऐसा ऐसा क्यों था। तो क्वेश्चन करने का जो है, क्वेश्चन जो होगा तभी तो दिक्कत सॉल्व होगी। क्वेश्चनिंग का जब अधिकार होगा तभी तो चीजें सही से निकलेंगी,
राइट। तो प्रॉब्लम यही है। अब प्रॉब्लम है कि दे डू नॉट टॉक अपॉन डाटा। वो डेटा पे बात ही नहीं करते हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई शायरियाँ पढ़ रहे हैं किसी के एवज में, तो ये सारी चीजें चलती हैं। वो मोबाइल पे पता नहीं क्या देख रहे हैं, और जो वो देख रहे हैं उनको कैमरा देख रहा है। भाई ये चीज मतलब यहाँ देखने की, घर पे देखो ना, देखना ही है तो यहाँ पे देखने की कोई जगह है? ये सारी चीजें हो रही हैं पार्लियामेंट में। तो दिस इज समथिंग जो जो क्या कहलाता है, जो नॉट हेल्दी कहलाता है। दिस इज नॉट हेल्दी। ये अच्छी चीज नहीं है, हेल्दी बिल्कुल नहीं है। दिस इज अगेंस्ट, और ये कहीं ना कहीं देखो हेल्दी तो नहीं है, दिस इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है उसकी डिग्निटी के भी अगेंस्ट है, और अनडेमोक्रेटिक भी है, जो चीजें मैंने आपको भी बताई। राइट। और इससे क्या होगा? इससे होगा सर, पार्लियामेंट का जो सेशन है वो छोटा हो जाएगा, कुछ शॉर्ट हो रहे हैं। अब आप देखो ना, पार्लियामेंट के सेशन जो थे, जो डिबेट थी पहले कितनी लंबी चलती थी, अब देखिए धीरे धीरे शॉर्ट हो रही है। पार्लियामेंट की डिबेट जो है, पार्लियामेंट्स की जो सेशंस हैं, वो क्या हो रहे हैं? वो शॉर्ट हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं। तो अब ये सारी चीजें भी तो दिक्कत है। उसके बाद आप देखिए कि कुछ भाई, जैसे पार्लियामेंट अगर कुछ भी लॉ पास करती है, तो उसमें देखिए प्रावधान कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक आती है पार्लियामेंट्री कमेटी। आपने सुना होगा पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। तो जो लॉ होता है ना, जो भी चीजें होती है, बिल या लॉ जो होता है, वो पास किया, वो दिया जाता है किसको? पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाता है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है उसके पास जनता का एक्सेस होता है। कहने का मतलब ये है कि वो जनता से पता करती है ये सीट। अब भाई ऑब्वियसली कि एक एक जनता के पास नहीं जाएगी, हर एक पर्सन के पास नहीं जाएगी, बट उनके पास कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो चंक ऑफ जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। कुछ उनके पास ऐसे जनता के वो होते हैं, कुछ सर्वेज होते हैं। इस तरीके से पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, उसको अगर भेजा जाता है तो वो ये करती है। तो वो क्या करती है? जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, ये क्या क्या करती है? ये स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेना। ये क्या क्या करती है? ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, ये करती है क्या कि आपका पब्लिक का भी ओपिनियन लेती है, पब्लिक का ओपिनियन लेती है, और फिर आके बताती है कि देखिए सर, इनको पब्लिक को ये चीजें चाहिए, और इस जो पर्टिकुलर बिल है, इसमें ये फ्लॉज हैं। तो वो आपको बता देती है कि दीज आर द फ्लॉज, और पब्लिक को हमारे ये चीजें चाहिए। लेकिन कई बार इससे क्या होता है, इससे जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका जो होता है, उनका जो पर्सनल एजेंडा होता है, वो हिंडर कर जाता है। तो क्या करते हैं लोग? ये लोग पार्लियामेंट्री कमेटी को बाईपास कर देते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी में ये बिल भेजते ही नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं गलत है। राइट। तो ये किस में आ रहा है थ्रेट? आ रहा है किसको? ये आ रहा है भाई थ्रेट डेमोक्रेसी को। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती है। मतलब कहने का है कि पार्लियामेंट्री सेशन जो होते हैं वो तो शॉर्टर हो ही रहे हैं। विटनेसिंग, वो भी तो विटनेस कर रहे हैं भाई, लैक ऑफ मीनिंगफुल डिबेट हो रही है वहां पे। भाई मीनिंगफुल डिबेट ही नहीं हो रही है, तो ये भी तो वीकनिंग कर रहा है, वीकन कर रहा है हमारे डेमोक्रेसी को, है ना। और उसके बाद बाईपास कर रहे हैं क्या? पार्लियामेंट्री कमेटी को। लेजिस्लेटिव प्रोसेस होना चाहिए, और ये भी एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा कहीं से भी नहीं है। राइट। तो होप आपको ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं एक और चीज की। अब आप ऐसे समझिए, इस तरीके से समझिए, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल वो दे दिए एग्जाम्पल्स की अपना जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से चल रहा है। अब आप एक चीज बताइए, ऐसे समझिए आप कि आपकी शादी हो रही है। शादी सबको पता है कैसे होती है। तो अगर मान लीजिए आपकी शादी हो रही है, आपने अपने बिलवेड के ऐसे गले में वरमाला डाली, और वरमाला आपने जब डाली, उनका नाम एग्जाम्पल ले लीजिए सीता, उनके गले में आपने वरमाला डाली। सीता जी ने वरमाला निकाल के गीता जी के गले में डाल दी, और गीता जी ने निकाल के रीता जी के गले में डाल दी। तो टेक्निकली आप ये थे, आपने सीता जी, ये इनकी चोटी है, सीता जी के गले में डाली, सीता जी ने गीता जी के गले में डाल दी माला, और इन्होंने रीता जी के रीता जी के गले में डाल दी माला। ठीक है। और ये हैं आप, यू, आपने इनके डाली, इन्होंने इनके इनके इनके। तो टेक्निकली आपकी शादी किससे हो गई? इनसे हो गई। कहने का मतलब ये है मेरा। तो आप करना किससे चाहते थे? इनसे, लेकिन शादी किससे हो गई आपकी? रीता जी से। तो अब ये बताइए, अब आप ऐसा क्या है इसमें, ऐसा कुछ जानते हैं जो ये चीज मैंने आपको बताई है? कुछ ऐसा ही आपको पर्टिकुलरली इसमें भी देखने के लिए मिलता है। किसमें? गवर्नेंस में। कैसे सर, कैसे? अब देखिए क्या होता है, अब इसमें कुछ पार्टीज को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। रिप्रेजेंटेटिव 1, रिप्रेजेंटेटिव 2, रिप्रेजेंटेटिव 3,
ये ये 15 लाख, 15 लाख और 15 लाख। अब आप ऐसे समझिए, होता क्या है कि मान लीजिए कि ये जो थे ये बीजेपी से जीते, ठीक है, ये बीजेपी से जीते और बीजेपी जीतने के बाद ये आ गए यहाँ कांग्रेस में, और कांग्रेस के बाद ये आ गए आम आदमी पार्टी में, ये आम आदमी पार्टी में आ गए। तो ये जो एमपी है ना, ये जो एमपी है, ये एमपी सिर्फ खुद नहीं चेंज हो रही है, सिर्फ पार्टी नहीं चेंज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सिर्फ एमपी नहीं है, ही इज नॉट ओनली एमपी। आप ऐसे समझिए कि इट इज नॉट ओनली एमपी का थिंग, नॉट ओनली एमपी, बट ऑल्सो whom, बट ऑल्सो कैरिंग, ये क्या क्या कैरी कर रहे हैं भैया, 15 लोग का जो 15 लाख लोग का ये डिसीजन भी तो कैरी कर रहे हैं। 15 लाख लोग की भावनाएं, 15 लाख लोग के डिसीजन रिप्रेजेंटेटिव है ना 15 लाख लोग के। 15 लाख लोग के जो डिसीजन है वो भी तो है ना, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको तो आप ऐसे नहीं इग्नोर कर सकते हो। आपने तो अपनी पार्टी चेंज कर ली और अपने पर्सनल गेन के चक्कर में, लेकिन आपके पर्सनल गेन के चक्कर में आप ये सोचिए कि मान लीजिए कि 15 लाख लोगों को ये जो रिप्रेजेंटेटिव 3 था इसका पसंद ही नहीं था, ये बिल्कुल इस एरिया में कोई काम ही नहीं करता था, आप तो उसी पार्टी में बैठ गए, राइट, आप तो उसी पार्टी में जाके बैठ गए ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में बात करूं, यूसीसी की बात कर लेते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को यूसीसी बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ऐसा कुछ हुआ कि आप जब गए तीसरी जगह पे, वहां पे तो ये है कि यूसीसी बिल्कुल लागू ही होना चाहिए, है ना, लागू ही होना चाहिए, लेकिन हमको नहीं लागू करवाना था। तो ये सारी चीजें कुछ इस प्रकार से हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये डिफेक्शन ही तो है। अब दिस इज डिफेक्शन, राइट, डिफेक्शन इन पॉलिटिक्स। तो ये जो डिफेक्शन होता है ये भी कहीं ना कहीं किसके लिए थ्रेट है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए। ये जो है ये क्या 15 लाख लोग का वोट लेके चल रहे हैं भाई, 15 लाख लोगों का डिसीजन लेके चल रहे हैं। तो ये चीजें इतने इजीली नहीं आप वो कर सकते हो, ठीक है, दिस इज पर्टिकुलर थिंग, ये हमें समझ में आ गया। और इसको काउंटर करने के लिए भाई हमारे पास एक लॉ भी बना था, इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास लॉ भी था। कौन सा लॉ था सर? एडीएल। एडीएल क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो था हमारा, ये भी तो था एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये किस में आता है हमारे? ये आता है हमारे 10th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल में हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है। लेकिन आप देखो ना, इसको भी बाईपास लोग कर देते हैं, इसको भी, इसके होने के बाद भी लोग इसका वो कर देते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल भाई मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, एग्जाम्पल आपका महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र, फिर अरुणाचल हो गया आपका, अरुणाचल एग्जाम्पल हो गया। तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें देखने के लिए मिला है कि एडीएल को ये लोग ने बाईपास किया है। अब किस तरीके से किया? अब अरुणाचल में तो बहुत बड़ा खेल हो गया था, आपको मैं बताता हूँ। देयर वर 44 एमएलएज, एमएलए कहाँ के? कांग्रेस के। ये 44 एमएलए थे कांग्रेस के, और इसमें से 43 लेफ्ट, 43 लेफ्ट एंड ज्वाइंट पॉलिटिकल पीपल पार्टी ऑफ अरुणाचल, पीपल पार्टी ऑफ अरुणाचल, इन्होंने ये वो कर लिया, ज्वाइन कर लिया। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, इसमें सीएम भी थे, इसमें सीएम भी थे जो, जिन्होंने अपना वो चेंज किया, मतलब जिन्होंने इस्तीफा दिया और वो चेंज कर लिया। अब ये पॉलिटिकल डिफेक्शन ही तो है। मतलब भाई सैनिक तो एक बार चेंज कर ले तो समझ में भी आता है, राजा खुद भी चेंज कर ले रहा है। तो दिस इज ऑल्सो द थिंग जिसमें हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल डिफेक्शन जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। पॉलिटिकल डिफेक्शन जो है वो पर्टिकुलर चीज हमें देखने के लिए मिलती है, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग ने देखी अभी तक, जो हमें समझ में आई कि इस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब देखिए, हमें देखना चाहिए कि अब इस चीज को किस तरीके से हम कर्ब भी कर सकते हैं, क्या ऐसा करें कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें। जाहिर सी बात है, इनका फिलहाल पहले उल्टा करिए जो मैंने बताए। दूसरी चीज, हमारे पास ना स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, जिससे क्या हो कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो पाए, जो हमारे डेमोक्रेसी को क्या करेगा? स्ट्रेंथन करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया था कि भाई अपॉइंटमेंट जो होना चाहिए वो अपना जो इलेक्शन अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो होता है किस इलेक्शन कमिश्नर का, वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, मेकिंग इट मोर रिप्रेजेंटेटिव, और थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग को अपना देखने के लिए जरूरत है कि भाई इस तरीके से अगर आप करेंगे तभी कुछ चीजें जो होंगी वो आपकी देखने के लिए मिलेंगी कि आप थोड़ा सही से कर रहे हो, राइट।
तो होप आपको ये चीज़ अब प्रॉपरली समझ में आई होगी जो आपका डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के लिए हम लोग ने पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को अभी किया है, और इसमें जो भी क्वेश्चंस हो यू कैन कनेक्ट मी। आप पर्टिकुलर कमेंट करिए, बताइए कुछ भी क्वेश्चंस हो, वी विल बी टेकिंग दैट क्वेश्चंस और हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे, राइट। सो विद दिस आई विल बी क्लोजिंग चैप्टर टुडे। हमारा बस आइडियल्स में एक चीज और बचा है, दैट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक को हम लोग को करना है, और मैं देख लूंगा और भी क्या क्या चीजें हम लोग को करनी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट। होप आपको ये प्रॉपर चीजें समझ में आई होंगी। हम एक एक क्विक रिवीजन मैं आप लोग को दे देता हूँ कि जो डेमोक्रेसी है वो किस वजह से हमारी खराब हो रही है। द फर्स्ट रीजन इज, प्रॉब्लम क्या है हमारे, जो थ्रेट्स हैं या वीकनेसेस हैं वो क्या है। तो पहला सबसे है लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा है जो क्रिमिनल्स हैं पॉलिटिक्स में, उनके लिए 48% जो है, भाई देख ही सकते हो आप, 48% के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है। जो मीडिया है वो बायस्ड है और क्या कर रही है, पेड है, बिल्कुल पेड है। फिर पार्लियामेंट्री सेशंस जो हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, वो विटनेस कर रहे हैं जो डिसरप्शंस हो रहा है। फिर लैक ऑफ मीनिंगफुल डिबेट हो रही है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली। बाईपास हो रहा है क्या, पार्लियामेंट्री कमेटी जो एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो भी बाईपास हो रहा है। तो ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। पॉलिटिकल डिफेक्शन भी हमें देखने के लिए मिल रहा है, पर्सनल गेन के लिए लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ा थ्रेट है किसका, डेमोक्रेसी के लिए। ये अब एडीएल जो है आपका, एंटी डिफेक्शन लॉ, वो भी इसको कर्ब करने में इतना कारगर नहीं साबित हो पा रहा है। लो वोटर टर्नआउट, मतलब बहुत कम लोग जा रहे हैं जो वोट करने जा रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा अर्बन एरियाज में देखा जा सकता है कि जो लोग हैं वो वोटिंग कम कर रहे हैं, वोट देने नहीं जा रहे हैं। अब ये भी हमें हो गया, ये हम लोग ने समझ लिया है। तो मैंने आपको एक डेटा भी दिया था जिसमें मैंने बताया था आपको इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में, तो वो भी आप देख लो। उन्होंने ऐसा ही कहा था, उन्होंने 23 या 24 का ये डाटा है जिसमें उन्होंने बताया था कि 6.9 से हमारा स्कोर 6.6 पे आ गया था। तो ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको डिस्कशन करना चाहिए। और हमें डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो चीज़ें हैं, अब इस पर्टिकुलर थिंग से जो हम लोग ने आज का लेक्चर किया है, इससे आप डेमोक्रेसी के ऊपर मेंस के आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी चैप्टर्स होते जा रहे हैं, आप मेंस का आप उसमें आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज मैं इसको इन डेप्थ आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू पर्टिकुलर नोट्स, बट आपको मैंने समझाया जिस हिसाब से है, होप आपको अब क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप प्लीज उसको बार बार रिवाइंड करके उसको चेक कर सकते हैं। वी विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं आपसे कल मिलूंगा एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।